नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वह कैसे निर्णय लेती है, अलग अलग सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच अंतर क्या है। चलिए पढ़कर पता लगाएं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, ब्याज की दर में उछाल, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार ने 1500 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, बिजली कोयला विभाग पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें से जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। क्या सरकार काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, इस कक्षा में चर्चा करें। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय विषयों से संबंधित होते हैं। सड़कें, स्कूल बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर चीज़ों के दाम घटाए जाएं अथवा बिजली आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं चलाना। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी ऊपर चर्चा नहीं हुई है? कुछ उदाहरण जो सरकार का अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर किसी को विवाद होता है या अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का अंग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। सरकार के स्तर। अब आपको पता चलेगा कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार इतने सारे काम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य में को ध्यान केंद्रित रखना, जैसे हरियाणा, असम सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। भारत प्रशासनिक विभाग प्रभाग 2011। नोट: आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किसी दूसरे को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए मानना क्यों जरूरी है। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले लोगों इसे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रकार का उत्तर
इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कैसा सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट चुनते हैं, एक बार चुन जाने के बाद सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई देनी होती है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन विषयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनके प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण दीजिए। आपके यहाँ जिस प्रकार शासन व्यवस्था है, उनके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लीजिए। मतदाता के समय मतदाता की उंगली पर लगाया जाता है स्याही, ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके। ग्रामीण मतदाता केंद्र का दृश्य। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। सरकार और कई देश हैं जहां लोग लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। सरकार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे स्प्रेड मूवमेंट कहते हैं। स्प्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया जाता था जो पहले पुरुष काम करते थे। जब महिला वे विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्याख्या करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी। इस तरह के महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के लिए अधिकार की मांग की। इसकी वजह से सुनी जाए, इसलिए उन्होंने जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई क्रांतिकारी महिलाओं को जेल की और भूख हड़ताल पर बैठ गईं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों का अधिकार 1928 में। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत से काम लोग को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह उसने गरीबी होने का गुनाह किया। पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्रों को देखिए हुए भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों के विभिन्न
अन्य संसाधनों में निम्न जानकारी का पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देश का नाम, अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश, उनके पहाड़ियों के नाम, पड़ोसियों के नाम, अपने ज़िले, उनके पड़ोसी ज़िलों के नाम, अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले राजमार्ग। नीचे दिए गए तालिका कथनों पर नज़र दौड़ाएं। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाएं। भारत सरकार रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। पश्चिम बंगाल सरकार का सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। हरियाणा सरकार का शहरी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। अभ्यास। आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए। किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक लक्षण क्या है? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या है? गांधी का विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। कुछ लोग को लगता था अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादा गरीब हैं, वो वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उनका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव एक रूप से होगा?